नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सभी का स्वागत है इस लोकतंत्र विषयक चर्चा में। रोज की तरह हम हर रोज बात करते हैं ऐसे विषय पर जो समसामयिक होता है, आजकल का विषय होता है और वो लोकतंत्र से जुड़ता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस पृष्ठभूमि में करने जा रहे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। हमारे देश ने चाइना को आज पीछे छोड़ दिया है और हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गए। ये इसमें चिंता करने की बात नहीं है। बहुत लोग चिंता करने लगते हैं कि हमारे देश बहुत बड़ी आबादी वाला देश बन। अरे सबसे ज़्यादा युवा फोर्सेस हमारे पास है। अब ये युवा फोर्सेस को जब हम दक्ष बनाएंगे, स्किल करेंगे, तो ये हमारी ताकत होगी। उसको रोजगार देंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम उल्टा काम करेंगे तो ये जनसंख्या बोझ बन जाएगी। ये हम पर निर्भर है कि हम अपनी जनसंख्या का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम एक बात शुरू करना चाहते हैं, वो ये कि वोटर लिस्ट अधूरी क्यों? आज़ादी के इतने साल हो गए, 75 साल अमृत काल चल रहा है, लेकिन हमारा वोटर लिस्ट जो है अधूरा है। अधूरा से मतलब जितने एलिजिबल वोटर्स हैं इस देश में, उनको आज तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं रखा जा सका है। और चुनाव आयोग ये मानता है कि देश में जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो पूरी आबादी का 87% है। अब इसको हम बहस में आने से पहले थोड़ी बात क्लियर कर देना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि 2019 में हमारी अनुमानित आबादी 1,38 करोड़ थी, 138 करोड़, और उसमें 120 करोड़ वोटर थे चुनाव आयोग के हिसाब से, 87%। तो वोटर लिस्ट में दर्ज कितने थे? 120 करोड़ में 91 करोड़ वोटर लिस्ट में दर्ज थे, यानी लगभग 30 करोड़ लोग बाहर थे जो एलिजिबल हैं, जिनको वोट करना चाहिए, वो वोट नहीं दे रहे। इसके अलावा जो 91 करोड़ वोटर हैं उसमें भी 67% ही वोट पड़ा, 66 से थोड़ा ज्यादा, 67%। तो एक और 30 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वोट नहीं दे रहे। लगभग में हम बात करें 67% निकाले तो 30 करोड़ और हो गया, यानी 120 करोड़ टोटल एलिजिबल वोटर में 60 करोड़ वोटर तो वोट दे ही नहीं रहे। कुछ वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण और कुछ वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद। ये हमारे देश के लोकतंत्र का हाल है 75 साल बाद। और उसमें भी अगर हम एक और बात जोड़ लें कि जो 18 से 25 साल के बीच के वोटर हैं, उनकी तादाद भी लगभग इतनी ही पाएगी, 30 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा कम होगा। वो वोट तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इसको भी आधाई वोटर मानिए आप। तो कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं इस लोकतंत्र के, आप इसको गंभीरता से सोचिए। और उसके बाद अब हम ओपन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त हमने आपका ले लिया। हम वोटर से उम्मीद रखते हैं, उनसे अपील करते हैं कि जागिए। चुनाव आयोग खुद तो जाग नहीं रहा है, आपको जागना पड़ेगा। लेकिन चलिए इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्टों का एक समूह जो कि विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, वो जुड़े हुए हैं। हम सब से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुधी विचार आपके होते हैं, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, आप निरंतर लिखते रहते हैं, ये आपकी खासियत है। रिपोर्टिंग में आपने एक मुकाम बनाया है और इस चर्चा में भी आप अपना योगदान देंगे। हमारे साथ CBP श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं, IAS एस्पिरेंट्स हैं और भी दूसरे तरह के जो प्रतिभागी होते हैं उनको तैयारी कराते हैं। इसके अलावा बड़ा फोरम भी चलाते हैं शिक्षा से संबंधित। शिक्षा को लेकर के आपका बहुत कंसर्न होता है, देश की शिक्षा को लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, जो सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक हैं और लोकतंत्र विषय पर उनकी राय यूनिक होती है और सदैव वो हमारे साथ में डिबेट में होते हैं। आज भी आपका स्वागत है और थोड़ी देर में हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ेंगे, हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। वो ज्योतिषी हैं आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो जुड़ेंगे। वो भी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से इसमें शिरकत करेंगे, न कि ज्योतिषी के तौर पर। ये उनका व्यवसाय है, उनका परिचय है। तो सबसे पहले मैं आज सत्यदेव चौधरी जी आपके पास ही आना चाहता हूँ, आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने 3 हिस्सों में वोटरों को बांटकर बताया। 30 करोड़ लोग हैं जो एलिजिबल वोटर है लेकिन वोटर लिस्ट में नहीं है। 30 करोड़ लोग हैं जो एलिजिबल होके वोटर लिस्ट में होकर के भी वोट नहीं देते, और उसके बाद एक बड़ी आबादी 18 से 25 साल की है जो वोटर तो है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब कितना वोटर रह गया जो सेंसिबल है, जो कि पार्टिसिपेंट है इस एक्टिव डेमोक्रेसी में, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। तो इसमें कोई भी सरकार आ जाए, कौन सी बहुमत, काहे का बहुमत, ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जो भी कुछ बोला उसमें शायद आप एक बात चूक गए, और वो ये कि जितने एलिजिबल वोटर हैं उसमें से 90 करोड़ वोटर हैं, 30 करोड़ वोटरों को इन्होंने वोटर ही नहीं बना रखा। लेकिन जो आज के सत्ताधारी हैं उन्होंने कितने वोट लेके सरकार बना रखी है? मात्र 23 करोड़ वोट लेके, जब 30 करोड़ वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, तो 23 करोड़ वोट लेके आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और उसके अंदर भी केवल 15-16 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनके वोटों से उनके सांसद जीते हुए हैं, तो बाकी के वोटर तो सब हार गए। इसकी सच्चाई ये है प्रेम जी कि इनको वोटर चाहिए ही नहीं। आज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है ये वोटरों के ऊपर आधारित राजनीति नहीं है। वोटरों का तो सिर्फ एक ये नाटक करते हैं, एक नौटंकी बना रखी है कि हम चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। सच्चाई ये है कि इनको वोटर चाहिए ही नहीं। इनको तो सिर्फ दबंगी और धनबली, भ्रष्टाचार और अपराध के आधार के ऊपर चुनाव का नाटक करवाते हैं और चुनाव जीतने के बाद में सरकार बना लेते हैं। तो चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि चुनाव खत्म कर देना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र के अंदर चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव तो एक आधार है लोकतंत्र का, लेकिन कैसे होना चाहिए विषय ये है। चुनाव होना कैसे चाहिए, चुनाव के अंदर जो एक चुनाव की प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए। जब वोटर लिस्ट के, चुनाव आयोग को किसने मना किया हुआ है कि आप वोटर लिस्ट में नाम मत डालिए इनके? और एक सच्चाई और मालूम करिए आप, जिन लोगों के पिछले चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट में नाम थे वो इस चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? किसने गायब कर दिया? जी, जब आप इतने मोहल्लों के अंदर और इतने ब्लॉक और इतने ये सब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना रखी है, और उस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अंदर आपने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं, यानी कि 30, 40, 50 वोटर के ऊपर भी आपने एक प्रमुख बना रखा है, उसके बावजूद भी ये हालत है कि इतने लोगों के वोटर की लिस्ट में नाम ही नहीं है, और पिछले लिस्ट में जो नाम थे वो इस लिस्ट में नाम नहीं है। ये एक देखिए षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनको वोट नहीं चाहिए, इनको वोट का आधार नहीं चाहिए। हम फिर आएंगे चौधरी साहब आपके पास। आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो आज के राजनीतिक दल हैं, सत्ता में कौन है, वो आज बीजेपी है, कल कोई और थी, आगे कोई और रहेगी, लेकिन जो भी राजनीतिक दल हैं वो आते और जाते रहते हैं, व्यवस्था तो नहीं बदलती है। तो वो चुनाव की व्यवस्था क्यों बदलने जाए? उनको सूट करती है, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाएं। बहुमत पाने के भी उनके पास तरीके हैं, जाति है, धर्म है, सांप्रदायिकता है, भ्रष्टाचार है, दूसरे दल को अपने दल में मिलाना है, नई पार्टी बनाना है, तमाम हथकंडे हैं। तो वो कम वोट से भी उनका काम चल रहा है, भले अधिकांश वोटर उसमें जुड़े रहे ना रहे। तो अखिल जी, इस बीच मैं स्वागत कर लूं आचार्य राजीव नारायण
शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रख्यात ज्योतिषी हैं देश के और समय समय पर सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम अपेक्षा एक नागरिक के तौर पर आपसे रखते हैं कि इस डेमोक्रेसी के लिए जो हमारी चिंता है उस पे आप अपना योगदान रखेंगे। अभी अखिल जी आपके पास मैं आता हूँ। अखिल साहब, आप देख रहे हैं जो राय रखी गई, हम ये देखते हैं प्रधानमंत्री जी तो हमारे हर जिस दिन वोट होता है उस दिन कहते हैं पहले जलपान फिर मतदान। तो ये क्यों नहीं कहते कि भाई 100% लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो जाओ? ये तो कभी कहता ही नहीं कोई। देखिए, जब 100% वोटर लिस्ट देश में है ही नहीं, ये कोई आज की कहानी नहीं है प्रेम जी। ये तो मैंने आप 1947 से ही जब इसकी गणना करेंगे, देखें हमारे पास कई डॉक्यूमेंट है, मैं इस पर काफ़ी काम भी कर रहा था, तो उसमें कई चीज़ें हैं कि जैसे जो सेंसस होता है हर 10 साल पर, आप ये देखिए कि 2011 के बाद 2021 में जो सेंसस होना था वो नहीं हुआ। उसी सेंसस के आधार पर फिर जो है ना चुनाव आयोग जो है हर 5 साल में अपने को अपग्रेड करता है, वो सूची बनाने में क्या कहते हैं वोटर लिस्ट। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए फिर चुनाव के दौरान जो है उससे पहले वो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा ये कि जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, तो सरकार का दावा यानी चुनाव आयोग का दावा ये होता है कि हम 100% वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं और 100% वोट देने की बात भी वो करता है चुनाव आयोग। लेकिन कहानी सत्यदेव जी एक दो बातें बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि सरकार की मंशा क्या है। तो ये सरकार की मंशा केवल बीजेपी तक ही नहीं है, ये सरकार की मंशा पहले से भी आ रही। जितनी भी सरकारें हमारे देश में बनी, जितनी चाहे जिस पार्टी की हो, मैं उसमें नहीं जाता, कांग्रेस की रही हो या और जो जितने भी ज्वाइंट जो साझा पार्टी सरकारें बनी थी, तमाम तरह की पार्टियां बनी, तमाम तरह की सरकारें बनी, लेकिन सारी सरकार कोई भी जो है चुनाव आयोग, आज भले ही चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज तक वोटर लिस्ट पूरा क्यों नहीं किया। जो आपका हेडर है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका यही है कि वोटर लिस्ट अधूरा कौन। तो अधूरा ये पूरा उसको करने का काम किसका जाता है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के ऊपर भारत सरकार बैठी हुई है। सच्चाई ये है कि देखिए इस देश का दलित, बहुत सारे मुसलमान वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट और यहाँ तक कि गांव और शहरों के बीच में जो आवागमन करने वाली बहुत बड़ी आबादी है, वो कभी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाती है। ये जो 30 से 35 करोड़ की आबादी जो डोलड्रम में फंसी हुई है कि वो न वोटर लिस्ट में उसका नाम है, अब वोटर लिस्ट में आप जो पहलू बता रहे हैं अखिलेश जी, हम फिर आएंगे, एक बार सबको समेट लेते हैं डिबेट में। आप जो पहलू बता रहे हैं उसका दूसरा पहलू लेते हुए हम सीबीपी श्रीवास्तव जी के पास आते हैं कि केवल गरीब लोग ही क्यों, जाति या धर्म के आधार पर सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ही क्यों, जो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं वो कौन सा वोट देने जाते हैं? बड़े जो उद्योगपति अंबानी अडानी, कभी आपने देखा लाइन में लग के वोट देते हुए? नहीं देखा। स्टार तो फिल्म स्टार अपना फोटो खिंचवाने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता जो आकांक्षी है चुनाव लड़ने के वो भी हो जाते हैं, लेकिन जो दौलत वाले हैं उनको धूप लगती है, ठंडा लगता है, वोट देने से क्या होगा, ये स्थिति है। तो आप क्या राय रखते, कैसे ये सुधरेगी स्थिति, लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 जी। मेरा मानना ये है कि जहाँ तक वोटरों की, जैसे अभी आपने कहा ना कि बड़े बड़े लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी वोट नहीं डालते, मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत में एक जो बहुत गंभीर समस्या रही है या है अभी भी, कि हम डिग्री होल्डर तो जरूर हैं, लेकिन शायद हमारी राजनीतिक जागरूकता बहुत कम है आज भी। और राजनीति को हमने केवल एक चुनाव तक सीमित कर रखा है। हमें अपने राजनीतिक पार्टिसिपेशन की समझ नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। पढ़े लिखे लोग भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे कि राजनीति में उनकी सहभागिता सरकार बनाने में ही नहीं है केवल,
पूरे समाज में सुधार करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है, अगर राजनीतिक जागरूकता उनके पास है तो मान लिया वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो तो एक पहलू है, लेकिन जिसका नाम है वो अगर वोट डालने नहीं जाता और उस दिन वो एक हॉलिडे की तरह उसको एंजॉय करता है अगर, तो ये मेरे ख्याल से ये बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने, और उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस पर सरकार पर हाँ, ये जरूर है कि लोक लुभावनी राजनीति का दौर है। वो अभी आपने और सत्यदेव चौधरी जी ने भी कहा कि राजनीतिक दल हर हथकंडा अपनाते हैं अपना काम करने के लिए। तो मान लिया अगर 10 दलों का गठबंधन करके अगर सरकार बन जाए और 10-10% भी वोट मिल जाए तो क्या बुराई है इसमें? तो उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो भाई 80% मतदान कराएं या उनको 80% मतदान हो। इसी बात से हम एक सवाल आपको जोड़ते हैं यहीं पर श्रीवास्तव जी कि हमारी संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम एक राजनीतिक दल से एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे जिस किसी तरीके से भ्रष्टाचार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन सरकार तुम बनाओ। भाई एक राजनीतिक दल को 272 सीटें नहीं आएगी तो कैसे सरकार बनाए? तो 272 लाना है, 272 लाने के लिए आप उन उम्मीदवार, उन सांसदों का समर्थन लीजिए जिनसे हार करके आप हारे हैं। आप जाहिर है वो जीता है तो बाकी हारा है, तो जिनसे आप हारे हैं या लड़े थे उनका आप समर्थन लीजिए, किसी दूसरे दल को तोड़िए, भ्रष्टाचार करिए। यानी हमने एक बनाया है कि कैसे भी आप 272 लाइए, हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल। सरकार बनानी तो 272 आपको लेके आना होगा, भ्रष्ट गठबंधन करना पड़ेगा। जी, इस पर ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने कि अगर ये तो नंबर गेम है केवल, कि हमें केवल वो नंबर चाहिए, चाहे जिस तरीके से, जिस हथकंडे से। एक तो इस नंबर गेम को पहले बहुत इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर लोकतंत्र को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र सबका शासन नहीं है, बहुमत का शासन है, तो बहुमत में नंबर होना चाहिए या बहुमत वास्तविक अर्थों में बहुमत है या नहीं। तो मुझे लगता है कि यह तय होना चाहिए कि अगर किसी राजनीतिक दल को एक निश्चित प्रतिशत मतदान नहीं मिलता तो उस दल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाना चाहिए संसदीय दल के तौर पर। मुझे जहां तक लगता है कि अगर 10% वोट लेकर कोई व्यक्ति सांसद बन जाए और वो 100% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ये अपने आप में लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ है कि उसमें सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी हो गया। अब वो मत अगर 15% है तो 15% में भी वो विजयी हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक अर्थों में प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहा पूरी जनता का। बिल्कुल, ये बात थोड़ी देर पहले श्रीवास्तव जी, ये बात थोड़ी देर पहले सत्यदेव चौधरी जी कह रहे थे कि जो पार्टी जीत कर आती है उनके सांसदों का वोट एक निश्चित होगा, लेकिन उनके हारे हुए उम्मीदवारों का भी तो वोट है, उसकी गिनती तो कहीं होती नहीं है। बिल्कुल जी, वो भी गिनती होनी चाहिए, वो भी तो होनी चाहिए गिनती, उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। एक पक्ष तो ये है, तो उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में जो नाम नहीं है उसमें भी एक जागरूकता की कमी है, वोटर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। कि अगर 75 सालों का इतिहास देखें तो शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हमने बहुत लार्ज स्केल पर चलाया है जिसमें मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग या सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की गई। हम ईवीएम का प्रचार कर दिया है हमने, लेकिन आज भी, मैं तो अभी कोविड के समय में अपने गांव में था लगभग 2 साल, तो वहाँ बिहार में पंचायती चुनाव में मैंने देखा कि अधिकांश जो महिलाएं हैं खास तौर से, उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा कि ईवीएम होता क्या है। तो आज भी इसका मतलब है कि निचले स्तर पर जो मतदाता है उनकी जागरूकता बिल्कुल नहीं है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा, और जो अधिकारी है वो बता रहा है कि आपको कौन सा बटन दबाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि वोटर एजुकेशन इतना कम है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे निर्वाचक नामावली में मेरा नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मैं उसकी डिमांड नहीं कर पा रहा। तो सरकार एक बिल्कुल रिलक्टेंट होकर उपेक्षा के दृष्टिकोण से काम कर रही है। फिर आएंगे श्रीवास्तव जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, आपके पास आते हैं। शर्मा जी, आपने तो बहुत राजनीतिज्ञों के हाथ देखे, कहीं कभी इस लोकतंत्र की किस्मत भी देखी क्या? बदलेगी कभी जनता का बहुमत वाली सरकार आएगी कि ये सांसद अपने खुद तो जीतते नहीं बहुमत से,
वहां बहुमत की सरकार बना रहे होते। देखिए प्रेम जी, मैं अपने सारे पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुमत की सरकार, जो आप जिसको बहुमत कह रहे हो, वो 30-35% वाली सरकार है और उसको फिर वो डिक्टेटरशिप चल रही है हमारे देश में। और जो अभी श्रीवास्तव साहब ने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स उठाए कि वोटर को हम एजुकेशन जो है वोटर की, वो सबसे ज्यादा जरूरी है और चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब आप बताइए कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में खुश हो रहे हैं, साहब भाई हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारा राजा भी क्या कर रहा है, अपना वहां उस राशन में अपनी फोटो लगा करके वोट मांग रहा है उसके ऊपर। तो आपने ये देखा कि उसने, किसी ने ये नहीं चिंतन किया कि भाई आपकी इस राजा के कारण 5 किलो अनाज पर आपकी औकात आके गिर गई है, और वो आप कह रहे हो बहुत अच्छी सरकार है। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर अपने आप ही प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है ना, इसमें चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेता है कि भाई आप जो टैक्स पेयर के पैसे से आप जो स्कीम चला रहे हो उस पर आप वोट कैसे मांग सकते हो। तो ये तो सीधा सीधा इलीगल एक्ट हो गया। अब जहां तक काल की बात है, ये देखिए समय का बात है। मैं आप सारे पैनलिस्टों को बताऊं कि जो जब देश बना था हमारा, तो 2 ज्योतिषियों को इनवाइट किया गया था। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को आजादी का समय जो निकाला गया था, वो 2 ज्योतिषियों का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। एक थे पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री सोलन के, दूसरे क्या नाम है, सूर्य नारायण व्यास उज्जैन के। और इनकी वजह से समय निकाला गया, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय आजादी दे करके निकलना चाहते थे यहाँ से। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ ही वो आज़ादी देना चाहते थे, लेकिन सिर्फ जोशियों के एडवाइस के ऊपर आधे घंटे का गैप रखा गया कि हमको 12:01 पर ही हमने जो है अपना आज़ादी हमको क्यों मिली है। तो उस समय जो जोशियों के बाद जो होता है, देखिए काल को कोई बदल नहीं सकता। काल का अर्थ होता है संस्कृत में समय, मृत्यु नहीं है काल। काल का मतलब ऐसे कहते हैं प्रातःकालीन, सायंकालीन। तो काल में उनको जो बेस्ट उस समय प्लेनेटरी पोजीशन मिली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योतिष का ही है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, और वैसे मैं क्वालिफिकेशन से मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन मिली, तो इस देश का भविष्य मैं आपको बता देता हूँ। इस देश में कभी भी अच्छी करेक्टर की गवर्नमेंट कभी भी नहीं बनेगी। ये दुर्भाग्य था उस समय। तो ऐसे अवस्था में यहाँ पर देखिए, इस देश का जो है, जब कोई पूर्ण बहुमत लेकर के आएगा तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, क्योंकि वो हॉरोस्कोप ही ऐसी बनी कुंडली देश की। अब हम तो कर क्या सकते हैं? ज्योतिषी साहब, आचार्य जी, हम एक जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, लगता है कि इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी बदल करके एक नया नाम देना पड़ेगा क्या? नहीं देखिए, नहीं, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप 75 साल बाद आप संसद अपनी बदल सकते हो और अपने बाकी सारी चीजें, अपने पुराने जो 75 साल के सारे चिन्ह हटाते जा रहे हो, नए बनाते जा रहे हो, तो वो क्यों ना फिर एक ऐसा जो है एक कार्यक्रम किया जाए कि जहां संविधान को लेकर के पहले से फिर दोबारा शपथ ली जाए संविधान के ऊपर पूरी देश की सर्वे, जिसमें विपक्ष भी हो, संसद को लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये हम सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रजातंत्र में प्रजा तो जनता हो ही गई है, तंत्र का मतलब है सिस्टम। इसमें विपक्ष का भी उतना ही रोल है, क्योंकि 30-35% की सरकार को आप सारी डिक्टेटरशिप दे रहे हो, वो विपक्ष कहाँ चला गया? उसको भी तो कुछ परसेंटेज वोट मिले हैं। तो उस पूरी संसद को शपथ लेनी पड़ेगी, वो काल दोबारा चुन लिया जाए एक बार, वो एक बार काल दोबारा चुना जाए, जहां पर जैसे कि भाई आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ बैठकर बनी और देखिए प्रजा। तो आचार्य जी, इस बारे में तो ज्योतिषी परिषद जो होगी, आपका जो समूह होगा, उसको कम से कम सलाह मशविरा लेकर के जाना चाहिए, सारे देश के सामने रखना चाहिए कि देश का भविष्य बदलना है। ज्योतिषी पर अगर थोड़ा बहुत भी विश्वास है तो हमारी सलाह ये है, आप लोग कभी क्यों नहीं देखते? आपके पैनलिस्टों को एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो मेन मेजर पार्टियां बनी, तो ये किन पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है चुनाव आयोग में, वो हमारा बर्थ टाइम होता है। जैसे भाजपा का बर्थ टाइम जो है वो लगभग 11 बजे के आसपास जो ऑफिस खुलने के टाइम होते हैं, तो 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी थी। इसी तरह से जो कांग्रेस जो अभी बनी, जो इंदिरा कांग्रेस है, वो 2 जनवरी 1978 की फॉर्मेशन है। इसी के आधार पर हमने कई सालों में हमने यही रिसर्च की कि भाई इसी के आधार पर हम पार्टियों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अभी जैसे भाजपा की जो 6 अप्रैल 1900 आपका जो वर्षफल होता है, एनुअल हॉरोस्कोप, ये कहते हैं ना भाई ये साल हमारा कैसा जाएगा, ये साल हमारा डिसाइड होता है कि जिस समय पर, साल का अर्थ होता है सोलर ईयर,
सूर्य जो है 12 राशियों में जब मूव करेगा तो सोलर ईयर होगा, और उसमें भाजपा की अभी जो 6 अप्रैल 2023 को जो कुंडली बनी है, उसमें भाजपा के लिए पूरे वर्ष किसी भी चुनाव ना जीतने का योग आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि भाजपा की फॉर्मेशन 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, उसके आधार पर एनुअल हॉरोस्कोप हमने देखी। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताऊं, भाजपा का प्रचार तंत्र इतना जहरीला क्यों है और भाजपा के साथ आज कोई सहयोगी क्यों नहीं है? इन सारी बातों का जवाब केवल एक ज्योतिषी दे सकता है, पता ही नहीं लगेगा। आप सोचिए कि अकाली दल से लेकर शिवसेना से लेकर के सारे दल इनसे क्यों अलग हो गए? क्योंकि भाजपा की जो हॉरोस्कोप में जो मित्रता का और सहयोग का हाउस है वो इतना पीड़ित है कि इनकी जबान से केवल जहर निकलेगा, इनकी जबान से केवल और केवल देश को बांटने की बातें ही निकलेंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई ये हम सब अपने जीवन में जब कहते हैं ना बुरा समय का दौर है, वो एक बुरा समय का दौर देख रहे हैं। कोई इस समय परमानेंट नहीं है, सब अपने प्रकृति अपना हिसाब किताब पूरा करेगी। हम आएंगे सबसे जी हम फिर आएंगे इस बुरे समय को जो आपके नजरिए से जो आप देख रहे हैं। भाई हम तो देख रहे हैं अजीत पवार भी आते आते रह गए, घोषणा कर दी कि नहीं आएंगे बीजेपी में, तो एलआई नहीं मिल रहा है, उस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन एक बार फिर हम सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहते हैं। चौधरी साहब, आपने अलग अलग एंगल से आज लोकतंत्र को देखने की कोशिश देखी। देखिए, सीबीपी श्रीवास्तव जी एक शिक्षाविद के नाते देख रहे हैं, ज्योतिषी के नाते आचार्य जी देख रहे हैं, पत्रकार का नजरिया अखिल जी का है ही, तो और आप पॉलिटिशियन है नहीं, पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी एक्चुअली डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी में जो चिंता है उस चिंता ने आपको पॉलिटिशियन बना दिया है। तो आप बताएं कि कैसे ये जो सांसदों के बहुमत वाली जो डिक्टेटरशिप वाली सरकार चल रही है और पहले से चल रही है और आगे भी चलेगी जब तक कि इस स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, करेंगे कैसे इसको? देखिए, जो भी अभी तक हमारे महानुभावों ने जो कुछ बातें बोली, मैं उसके बदले में कुछ बात का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जब आप ये कहते हैं जी कि जो वोटर हैं, जो वोटर नहीं है, चलो उनकी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो वोटर हैं वो वोट क्यों नहीं डालते? तो मेरे अनुभव के अनुसार जो लोग वोटर हैं वो वोट ऐसा नहीं है कि भाई पहले आरंभ से ही उन्होंने वोट डालना बंद कर दिया। 4, 5 बार 6 बार उन्होंने वोट डाला, और जब इस राजनीतिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता तो ये सोच के लाचार विवश हो गए कि भाई इस वोट को इस राजनीतिक व्यवस्था को वोट डालने की अपना समय बर्बाद करना है। ऐसा नहीं मानता मैं कि वोटर आलसी हैं या छुट्टी मनाते हैं वोट डालने के दिन, लेकिन क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि वोट डालो या ना डालो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक सांसद की हम बात करें, एक सांसद मान लो 1 वोट या 1000 वोट से जीता, और दूसरा सांसद 1 लाख वोट से जीता, तीसरा सांसद 5 लाख वोटों से जीता। अब मुझे बता दीजिए, तीनों के तीनों सांसदों का जीतने के बाद में क्या मूल्य है? सब तीनों के तीनों बराबर हो गए। 1 वोट से जीतने वाला भी एक सांसद है, 1 लाख से जीतने वाला भी सांसद है, 5 लाख से जीतने वाला भी सांसद है। तो आप चाहे वोट डालो या ना डालो, जब वोट डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वोट नहीं डालने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, और शुरू के अंदर 4, 5 बार 6 बार वोट डाल के देख लिया, जब ये राजनीतिक व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं होता तो लिहाजा वोट डालना बंद कर दिया। और जिन 18 से 25 वर्ष वालों को वोटर बनाया इन्होंने, सबसे ज्यादा 80, 90, 100% तक वोट वही डालते हैं। अब उसके विडंबना देखिए कि वो वोट डालते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये आपको बहुत गहरा चिंतन करके इस राजनीतिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और जो वोटर शिक्षित नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपकी श्रीवास्तव जी की बात से कि ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई बात जरूर होनी चाहिए कि शिक्षित वोटर बनाया कैसे जाए। आज के दिन तो विडंबना ये है कि अगर आप 70 साल वाले वोटर को भी बात करोगे जो 10 बारी वोट डाल चुका, 15 बारी वोट डाल चुका, उससे अगर हम ये पूछेंगे कि भाई बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, वो जवाब नहीं दे पाएगा। चुनाव होने के बाद में कैसे बहुमत से सरकार बनेगी, हमें जवाब दीजिए इसका। जब आपको यही नहीं पता, 10 बारी वोट डाल दिया, कैसे बहुमत से सरकार बनेगी, फिर वोट डाल क्यों रहे हो?
किस लिए वोट डाल रहे हो? खाली एक नाटक करने के लिए वोट डाल रहे हो क्या? अब उसकी जिम्मेवारी ना तो पॉलिटिशियन लेता, ना चुनाव आयोग लेता, ना कोई चुनाव आयोग कोई सरकार लेती, और ना ही जो वोट डालने वाले नागरिक हैं वो भी गंभीरता से इस बात को नहीं लेते। सबसे बड़ी कुल मिलाकर के चौधरी साहब जी, कुल मिलाकर के चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि वोटर को अपने वोट का जो सही नतीजा मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखने की जरूरत है। लेकिन अखिल साहब, वोटर देख तो रहा है, तभी तो उदासीन होकर के घर बैठ रहा है। कुछ होता ही नहीं वोट देने से, तो घर बैठ जाता है। अब जो पार्टियां हैं, सांसद जीत के जाते हैं, बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। खाली बिकने वाले को हम दोष देते हैं, खरीदने वाला बड़ा दोषी है, उसको हम दोष ही नहीं देते। बम बम कहते हैं कि बहुमत बना के सरकार बना रही है। तो कैसे बने सरकार, कैसे स्टेबल गवर्नमेंट हो और जनता का बहुमत भी हो? क्यों नहीं सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिला है उसको सरकार बनाने का अधिकार देना चाहिए। ये सांसद कौन होता है बीच में सरकार बनाने? जी चलिए, वो तो एक बड़ी पार्टी है, लेकिन चौधरी साहब 2-3 बात बड़ी अच्छी कह रहे थे और काफी उसमें दम भी है कि लोग वोट देता भी है और देने के बाद भी सरकार फिर उसी तरह की बनती है जो लगता है कि कोई उसका मीनिंग है नहीं, कहाँ से बहुमत आए। बेसिकली सरकार बनाने के लिए आप भी जानते हैं कि बहुमत जुटाया जाता है, और ये सारे बहुमत जुटाने का जो खेल है, जिसको तमाशा कहिए, एक तंत्र है वो, जो एक जो है उसी चुनाव प्रक्रिया के बगल में वो काम करता रहता है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि 90 के दशक के बाद ये पूरा देश जानता है, सारे बुद्धिजीवी जानते हैं और सारे पढ़े लिखे, सारे पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी जानते हैं जो थोड़ा सा 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि 90 के दशक के बाद जिस तरह से लोकतंत्र का हरण किया जाने लगा चुनाव के नाम पर, चुनाव के नाम पर समझिए कि लोकतंत्र दिखाई तो पड़ रहा कि लोकतंत्र है, हम वोट देंगे। लोकतंत्र को जोड़ दिया गया वोट देने की प्रक्रिया से। अब वह वोट कैसे दिया जा रहा है, किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, वो सब लोग जानते हैं, और पहले इस पर काफी बदनामी भी इस तंत्र की हो चुकी है। और ये प्रक्रिया हर पार्टियों ने किया, हर पार्टी उसमें इन्वॉल्व रही, वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जिसकी जहां पर बहुमत थी, जहां पर जिसकी ताकत थी, सबने लोकतंत्र का हरण किया। मौजूदा वक्त में जो आपका मूल सवाल है कि वोटर लिस्ट अधूरा क्यों है, तो ये वोटर लिस्ट अधूरा ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से कई पेज है, आपके जो हेडलाइंस पर बहुत सारे सवाल उस पर चल रहे हैं। इसमें जो मूल कहानी है कि इसके लिए सबसे ज्यादा दुखी कौन है? क्या सरकार दुखी है? सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार को बहुमत चाहिए। सरकार को बहुमत कैसे जुटाना है वो जानती है। आप ये देखिए कि अभी हालिया चुनाव में पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव हुए, ये कितना महत्वपूर्ण चीज है, जहां पर तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत दर्ज की गई। ऐसा मीडिया वालों ने कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार तीनों राज्यों में बनी? नहीं बनी। एक राज्य में उसकी बहुमत की सरकार बनी, बाकी 2 राज्यों में उसके 2, 4, 5 सीटें वहां पर आई। अखिल जी, क्या फर्क पड़ता है? आप जो बात बोल रहे हैं अखिल जी, आप जो बात बोल रहे हैं उसको मान ही लेते हैं या फिर उनकी बात मान लेते हैं जो मीडिया वालों ने कह दिया? इससे जनता के पर शासन व्यवस्था में या जनता की स्थिति पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कि मीडिया वालों ने गलत दिखा दिया कि अखिल जी ने उसको सही कर दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक बहुत बड़ा आपके इस पर ही सवाल चल रहा है कि 30% के आसपास लोग जो है, जो काफी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, दूर जा कई हो सकते हैं जो हम लोग अल्प ज्ञान से उसको मानते हैं, ये मानते हैं कि उसको इस वोटिंग के लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं रह गया है, वो एक तमाशा मानते हैं इसको। वो जानते हैं कि हम वोट नहीं भी देंगे तो सरकार बननी है, और वो सरकार उसी तरह की बननी है जो जैसा हम नहीं चाहते हैं। तो इससे उनका मन जो है ना भागता है, और वो जो है ना और
दूसरी तरफ सरकार भी यही खेल करती है कि ऐसे लोग बाहर ही रहे। देखिए, वोटिंग प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वही लोग वोट आजकल दे रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम सोच के लोग हैं, जिनको वो अभी भाई साहब एक बोल रहे 5 अनाज पर जीने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। उनके घर की माली हालत क्या है, उनके परिवार की, उनके बच्चों की माली हालत क्या है। अखिल जी, हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी बात से थोड़ी सी असहमति रखते हुए श्रीवास्तव जी के पास आते हैं कि 60 करोड़ आबादी को हम जो वोट में दे रहे हैं उसको हम एकदम बिना पढ़ा लिखा या एकदम नासमझ तो नहीं बोल सकते ना। 60 करोड़ लोग वोट तो दे रहे हैं और देश की 120 की आधी आबादी है कम से कम जो वोट दे। जी नहीं जी, अखिल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हो सकता है शब्दों, मैं ये कह रहा हूँ जी अखिल जी बोल लीजिए। जो भी मैंने आपको, हाँ, मैं उनको कोई अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जिनकी पूरी सोच जो है एक ऐसी व्यवस्था के साथ ढली हुई है जो किसी भी पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद लगती है, मेरा ये कहना है। मैं उनको अनपढ़ या अशिक्षित नहीं कह रहा हूँ। जी जी जी, मैं आता हूँ श्रीवास्तव जी के पास। जी श्रीवास्तव जी, आप अपनी राय रखें। जी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे एक बात अभी आई है, चौधरी जी ने कही कि कहीं ना कहीं वो मोह भंग हुआ है लोगों का, जिसकी वजह से बहुत सारे मतदाता मत नहीं डाल रहे, वोट नहीं दे रहे। मोह भंग तो हुआ है और उसमें हम लोग जो भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों का भी बहुत हद तक मोह भंग हुआ ही होगा, या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का मोह भंग हुआ है, नो डाउट, इससे इनकार नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि जो मुख्य मुद्दा है कि वोटर में लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, उस पर मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो बात मैंने पहले कही कि वोटर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास करने की ज़रूरत है, सरकार भी करे उसमें और गैर सरकारी संगठनों की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए इसमें, और अलग से कुछ ऐसे संगठन आने चाहिए समाज में जो वोटर एजुकेशन पर काम करें। एक तो यह है। दूसरा, अभी मैं आपने स्क्रीन पर देख रहा था, उसमें आपने एक प्रश्न रखा है सामने कि सबके लिए अनिवार्य वोटिंग क्यों नहीं की जाए। तो अनिवार्य वोटिंग भी की जा सकती है, कई बार उस पर विवाद भी हुआ है कि भैया हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, लेकिन अगर ऐसा प्रावधान करते हैं हम, तो हम उसकी अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा रहे। हम उसको यह करें कि आप घर से बाहर निकलकर वोट डालने जाइए, भले आप वोट नन ऑफ द अबव को दीजिए, लेकिन कम से कम वोटिंग पार्टिसिपेशन तो बढ़े। तो इस रूप में अगर मान लिया जैसे ये कहा जाएगा ना कि अगर 35% आबादी वोट नहीं दे रही, तो वो शायद अगर वोट दिया होता उन्होंने, तो शायद सूरत कुछ और बदल गई होती। तो हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना अभिव्यक्ति हो या अभिव्यक्ति नहीं हो, इसकी स्वतंत्रता तो अलग बात हो जाएगी ना। वोट नहीं देना कोई आजादी तो नहीं है ना, वोट देना आजादी है। जी जी, इसलिए वो अनिवार्य वोटिंग वाला भी एक प्रावधान सोचा जा सकता है, उस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और भले आप, अब तो एक अच्छी सुविधा है कि आप नॉन ऑफ द अबव पर बटन दबा सकते हैं। और लेकिन ये अच्छी सुविधा कैसे है सीबीपी जी, ये अच्छी सुविधा कैसे है नॉन ऑफ द अबव? नॉन ऑफ द अबव में आप वोट लगा के आ गए, 1% लोग लगभग लगा भी रहे हैं, हो क्या रहा है? कभी हम लोग पूछने गए उनसे कि आपने नॉन ऑफ द अबव क्यों चुना? जी जी, बिल्कुल, इसका मतलब ही नहीं है इस व्यवस्था का। नहीं, वो तो हमने एक लागू तो कर दिया है, उस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है वह, अगर हम उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तब। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, तो हमने एक बात तो कह दी है कि ठीक है, अगर आपराधिक उसको दंड मिला है तो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन जो खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं श्रीवास्तव जी। मैं तब तक आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी को जोड़ता हूं। हेलो, जी जी, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ा रही है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, जी 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 जी, हाँ, जारी रहेगा, अपनी बात कंप्लीट की। तो हमारे पास जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे चुनाव में खड़े होते हैं, उनके कैंडिडेचर के बारे में तो आम लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं होती।
अनलेस एंड अनटिल कि वो बहुत बड़ा कोई नेता हो या कोई बहुत बड़ा अपराधी हो जिसके बारे में हम जानते हैं। अदरवाइज हो सकता है उसमें कोई एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन उसके पास धन बल या भुजबल नहीं है, तो वह अपनी कैंडिडेचर को प्रकट नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई ना कोई एक प्रावधान जरूर होना चाहिए जिसमें कि कैंडिडेट्स अपने छवि को सामने रखें। जैसे मान लीजिए अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि कैंडिडेट्स तो ये आप जो कह रहे हैं ये बात तो बहुत आसान तरीका है। 3 महीना पहले से कैंडिडेचर घोषित करवा दीजिए, कैंडिडेचर 3 महीना समय मिले प्रचार करने के लिए। मैं अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूं यहाँ। ठीक है कि हम उसको अक्षरशः भले पालन नहीं करें उसका, लेकिन अगर जनता के बीच वह आकर अपने डिबेट करें वो जनता के साथ, और कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट ऑर्गेनाइज करें हम, और विकास के मुद्दे को लेकर हाईलाइट करें, तो एक वो परिपाटी शुरू की जानी चाहिए या की जा सकती है। वह भी एक सोचा जाना चाहिए उस विषय पर। चलिए मैं अब प्रश्न टॉस करता हूं आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी के पास। शर्मा जी, अब आपसे 2 टूक सवाल है कि सीधे भाई जनता का बहुमत जिसके पास होना चाहिए, सरकार उसी की बननी चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ये तो फ्लॉ है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी सारी पूरी डिबेट में मैं सुन रहा था कि जब आपने बहुमत का मायने ही बदल दिया है कि भाई कैसे ही करके आप पैसा से बाद में एमएलए खरीद के फिर चुनी हुई सरकार को गिरा के ये कर लेते हो, तो बहुमत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब ये सारे का सीधा सिस्टम है, ये इम्प्रूव तब होता है जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन। और इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है कि जब हमारे पास एजुकेशन आए, हमारा विजडम पावरफुल हो। वो जो श्रीवास्तव जी जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी के सारी 100% बहुत ही ज्यादा पावरफुल उनका कमेंट और स्टेटमेंट हैं। तो उसी तरह से है। तो इस बहुमत का जिस बहुमत को आप देख रहे हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि 303 का एमपी का सरकार लेकर के वो सारे सिस्टम पर कब्जा करके बैठा है और जुडिशरी से 2-2 हाथें कर रहा है। और 2-2 हाथ करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसने प्रजातंत्र का पूरी स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया। कि प्रजातंत्र कहाँ जब जिंदा रहेगा? प्रजातंत्र जिंदा रहेगा जब आप संविधान को, जिससे आपका लाइफलाइन क्या है आपकी प्रजातंत्र की, वो है संविधान। उस संविधान का ही अगर आपने जब रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरे समझ से इस बहुमत का कोई अर्थ नहीं है। और उस बहुमत में सबसे बड़ी बात जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई वोटर का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। चुनाव, आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दूं कि जो चुनाव आयुक्त हैं इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव, वो मेरे से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब ये जब रिटायर्ड बाबू जो पीएमओ के चक्कर लगाते थे और पीएमओ में मैं उनको देखा करता था, जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे तब भी अगर वहां पीएमओ से फोन आए, सर 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 करके बात करते थे। आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो आप सोचिए वहां पीएमओ से फोन आएगा तो सर सर कह के, तो अभी मानसिकता तो उनकी वही है। तो ऐसे लोगों में सिस्टम में जो रिटायर्ड बाबुओं के थ्रू आप चुनाव आयोग से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये इम्पॉसिबल है। ये कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। इनके पास कोई गट्स नहीं है, कोई गट्स नहीं है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है ना आचार्य जी कि अब चुनाव आयोग जैसे पद पर नियुक्ति के लिए विपक्ष को भी शामिल करना होगा, सत्ता पक्ष भी होगा, जुडिशरी भी होगा। अब तो एक नई व्यवस्था आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है। यही अगर ये ऐसी व्यवस्था पहले से होती तो ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये मैं इन लोगों की मानसिकता जानता हूँ। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को देखता हूँ, ये आज की डेट में भी चप्पल उठाने वाले जो है बाबू हैं। इनसे मत उम्मीद करिए कि ये कोई सिस्टम वोटरों की लिस्ट और वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे। इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएंगे। और एक और ट्रेंड क्या नाम है प्रेम जी, आप देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इजराइल से लेकर के अमेरिका से लेकर सब जगह ये जो विधायिका है, ये कोर्ट से जुडिशरी से क्यों लड़ने के मूड में आ गई है? क्योंकि इसको ये मंजूर नहीं है। ये घमंड हमारे अंदर आ चुका है कि हमें पब्लिक ने चुना है तो हम किंग हो गए, और बाकी जो संविधान का जिसका काम है रोकने, प्रोटेक्ट करने का, इनके ऊपर वॉचडॉग जो है वो हमसे प्रश्न क्यों उठा रहा है? तो आपने देखना है कि इजराइल में भी देखो उन्होंने वो लॉ बदलने की कोशिश की, पाकिस्तान में भी आप सुप्रीम कोर्ट को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब एक ट्रेंड देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इस समय एंटायर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है कि वोटर के अंदर अवेयरनेस की कमी है। वो जानता ही नहीं है, ना तो अपने वो संविधान को जानता है, ना वो अपने अधिकारों को जानता है। तो ऐसे अगर हम एनिमल लिविंग के जैसे कहते हैं ना, आहार निद्रा मैथुन, ह्यूमन में और
एनिमल में क्या फर्क है? खाना पीना सोना मैथुन ये तो सब वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। तो इस तरह की मानसिकता हमारी बन चुकी है, हम सोच रहे हैं बड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो वही मैंने कहा कि ये सारा चीजें ट्रांसफॉर्मेशन का ज्यादा आता है। जी जी, मैं यहाँ से एक प्रश्न उठाते हुए चौधरी साहब के पास आता हूँ कि जो ज्योतिषी साहब कह रहे हैं, आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, कि आज अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए 1947 में हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी, तब तो हमने इतना बड़ा डेमोक्रेसी खड़ा कर दिया, और आज हम वो अवेयरनेस भी खत्म कर लिए कि वो डेमोक्रेसी जो थी हमारे पास वो भी लूटा बैठ रहे हैं। जी देखिए प्रेम जी, ये जो हमारे सारे चर्चा का लबोलबाब ये है कि हमारे पास बहुमत का फैसला नहीं है। बहुमत हम किसको बोलते हैं ये हमें नहीं पता। आज तक भी हमें नहीं पता कि चुनावों से पहले या चुनाव के बाद कैसे बहुमत से सरकार बनेगी, और इसी का दुष्परिणाम हम आज भोग रहे हैं कि चाहे ना वोटर लिस्ट में लोग निष्क्रिय हैं, किसी का कोई दिलचस्पी है नहीं वोटर के अंदर, और इतने हमारे संसद के अंदर भ्रष्टाचारी और अपराधी लोग 60-70% से ज्यादा लोग तो अपराधी और भ्रष्टाचारी अंदर सांसद बन गए, और वही लोग मिलकर फिर कानून बनाएंगे। और वो कैसे कानून बनाएंगे ये भी आप, उसका किस स्तर क्या होगा कानूनों का, ये भी आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हम इस बहुमत का फैसला नहीं है हमारे पास, जिसका हमें सबसे पहले बहुमत का फैसला करना चाहिए, जिसके आधार के ऊपर हमने सत्य बहुमत या सत्य बहुमत पार्टी का गठन किया। हम ये कहते हैं कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनाकर हम सांसदों के सिर क्यों गिने। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि नंबर गेम, तो नंबर गेम सांसदों का ही क्यों होगा, नंबर गेम वोटर का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चौधरी साहब दिक्कत तो ये आपने एक सोच के तहत आपने पार्टी बना ली, लेकिन आपसे सहमत लोग क्यों हो, कैसे हो? आपको भी तो पार्टी ही बनानी पड़ी है ना इसी संसदीय व्यवस्था में। क्योंकि तो देखिए, जब 70-75 साल का परिणाम तो हम देख रहे हैं ना, आज की राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम तो हम आज देख रहे हैं, और वो राजनीतिक व्यवस्था शुरू से लेकर आरंभ से लेकर आज तक 75 साल के अंदर वही की वही है। राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वैसे ही चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही बहुमत से सरकारें पहले बनती थी, वैसे ही बहुमत से सरकारें आज बन रही हैं। कमोबेश हर चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार का रूप, धनबली का रूप, बाहुबली का रूप एकदम विकराल रूप लेता चला गया। और अभी आने वाले चुनाव के अंदर आप देख लेना, अगर ये हालत रही तो क्या होने वाला है। उसमें होगा क्या कि गरीब आदमी और गरीब होगा। जो पैसा या धन, जो ऊर्जा जा रही है वो तो गरीबों की जा रही है ना। इन पैसे वालों का क्या बिगड़ता है, धनबलियों का, पूंजीपतियों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। सारे देश के लोगों की आय कम हुई कोरोना के काल के अंदर, और कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का आय पता नहीं कितने 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ गई। ये देखिए, जो ये राजनीतिक व्यवस्था है, सांसदों के बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था, इसके ऊपर आप गहरा चिंतन करिए। ये राजनीतिक मिलाकर के जी कुल मिलाकर के चौधरी साहब, लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं उसमें कई तरह के सुधार की अपेक्षा है, जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत आज जो बहुमत है वो बहुमत का मतलब नहीं है, नए सिरे से बहुमत को परिभाषित किया जाना जरूरी है। किसके बहुमत से सरकार बने ये तय करना जरूरी है। राजनीतिक दल की अनिच्छा रहेगी, लेकिन जो आज का उसको ये चिंता करनी पड़ेगी जब हम समझना और समझाना शुरू करेंगे कि ये बहुमत वास्तव में बहुमत नहीं है और हमें सच्चे किसी बहुमत की दरकार है। आप इस सच्चे बहुमत से, आप हो सकता है सत्यदेव चौधरी जी से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी एक सच्चा बहुमत चाहिए, आपके ही मॉडल वाला हो, उसका हमें वेलकम रहेगा, हमें इंतजार रहेगा। हम व्यवस्था से संबंधित इस विषय को, इस बहस को आगे भी जारी रखेंगे। आज बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, सत्यदेव चौधरी जी, सीबीपी श्रीवास्तव जी, आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, सबका आभार। आप दर्शकों का भी आभार जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं, इस चर्चा को सुनते हैं।